हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 साइंस जिज्ञासा का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 2 और 3 को हमने करा दिया है, जो प्लेलिस्ट के रूप में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको आई बटन पर लिंक दिया रहेगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं चैप्टर 2 और 3 को। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिस भी प्रश्न का डाउट आपको मन में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें कहा गया है कि रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली जगह को भरना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वोल्टेज सेल में जो प्रयुक्त होने वाला विलयन है वो खाली जगह कहलाता है। तो सबसे पहले वोल्टेज सेल को अगर एग्जांपल के रूप में आप समझें तो आपके घर में जो इन्वर्टर में बैटरी लगा होता है, पानी वाला बैटरी, इसको वोल्टेज सेल के रूप में देखा जाता है। तो इसके अंदर जो पानी और लिक्विड या तेजाब जिसको आप कहते हैं ये भरा होता है। किस चीज में इसको क्या कहते हैं? तो ये आपका विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक धारावाही कुंडली खाली जगह की भांति व्यवहार करता है। अब ये धारावाही कुंडली कहने का क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे का बना कील है जिसे आप काटी कहेंगे, और इसके चारों तरफ क्या करेंगे? वायर को लपेट देंगे, तार को लपेट देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? एक धारावाही कुंडली बनेगा। कब? जब इससे आप विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे। तो जैसे ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे तो यह जो कुंडली है वो चुंबक के भांति कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसमें सही आंसर क्या भरा जाएगा? तो ये आपका चुंबक भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो सही विकल्प चुनने की बात करता है, यानी सही के सामने सत्य लिखना है और गलत के सामने असत्य लिखना है। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शुष्क सेल वोल्टेज सेल की तुलना में कम सुवाह्य है। तो देखिए शुष्क सेल कहने का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आप पेंसिल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं घड़ी में, ठीक है, या आप सूखा सेल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये अब ये सभी जो आपके हो जाएंगे ये शुष्क सेल के अंतर्गत आ जाएंगे। और वोल्टेज सेल अभी हमने आपको समझाया था कि इसमें जो लिक्विड भरा होता है, पानी भरा होता है, और इस साइज में भी बड़ा होता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो शुष्क सेल है वोल्टेज सेल की तुलना में कम सुवाह्य। सुवाह्य का मतलब क्या होता है? जिसे आप आसानी से उपयोग में ले सकें, जिसका रख रखाव आपको करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसी को सुवाह्य कहा जाता है। तो बताइए शुष्क सेल को ले जाना ज्यादा इजी है या वोल्टेज सेल को? तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझें तो ये शुष्क सेल को ले जाना ज्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पे इसी को बोला गया है कि ये कम है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सुवाह्य और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कुंडली तभी विद्युत चुंबक बनती है जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि कोई आयरन का या कोई लोहे का कील है, और इसमें जैसे ही आप वायर को लपेट करके क्या करेंगे? विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे, तभी ये क्या बनेगा? तभी ये क्या बनेगा? विद्युत चुंबक बनता है। ठीक है, तो इसलिए कथन आपका क्या बन जाएगा? ये कथन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एक सेल के उपयोग से बना विद्युत चुंबक। अब एक सेल के उपयोग से बना विद्युत चुंबक कहने का क्या मतलब है कि ये आपका एक सेल है और इसे बना विद्युत चुंबक, यानी इसको क्या करा जाएगा? तो एक जो आपका कुंडली है उसमें इससे धारा को दिया जाएगा या इसके करंट को दिया जाएगा, और वही आगे बात करेगा कि 2 सेल के बैटरी से धारा दिया जाएगा। देखिए आगे कह रखा है कि 2 सेलों की बैटरी के उपयोग से बने उसी विद्युत चुंबक की अपेक्षा लोहे के अधिक कागज क्लिपों को आकर्षित करता है। क्वेश्चन ये है कि 2 गो से ज्यादा क्या एक वाला ज्यादा लोहे क्लिप को या कागज के क्लिप को आकर्षित करेगा? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये कौन आकर्षित करेगा? ये आपका 2 सेल वाला करेगा। तो ये भी कथन आपका क्या बन जाएगा? ये कथन भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है कि किसी निक्रोम की तार, जिसे आप लोग सिंपल भाषा में नाइक्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, तो किसी निक्रोम के तार में
अल्प समय के लिए विद्युत प्रवाहित की जाती है, यानी अल्प समय मतलब थोड़े समय के लिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पे दे रखा है कारण में अगर हम बात करें तो तार गर्म हो जाता है, और यहाँ पे 2 में दिया गया है 2 विकल्प में कि तार के नीचे रखे चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। तो आइए दोनों को समझते हैं। निक्रोम के तार में जैसे ही आप क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, तो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कहता है कि तार के नीचे अगर कोई दिक्सूचक सुई रखा गया है तो क्या होगा कि तार जब गर्म होगा तो क्या होगा, अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो जो भी दिक्सूचक की सुई है वो क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, यानी अपने जगह अपने स्थान से वो इधर उधर हिलना शुरू कर देगा। तो इसलिए अगर हम बात करें तो इसका दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। आइए 4 नंबर को समझते हैं। इसमें आपको स्तंभ क में दिए गए एकांशों का मिलान स्तंभ ख में दिए गए एकांशों से करना है। जैसे वोल्टेज सेल क्या होता है, तो वोल्टेज सेल में आप देखेंगे कि यह एक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, ये वोल्टेज सेल का काम होता है। विद्युत इस्त्री की हम बात करें तो ये विद्युत इस्त्री आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि जैसे विद्युत इस्त्री में करंट को दिया जाता है तो ये क्या होना शुरू कर देता है, गर्म होना शुरू कर देता है। तो ये किसके प्रभाव पर कार्य करती है, तो ये आपका तापीय प्रभाव पर कार्य करती है विद्युत धारा के। उसी तरीके से अगर निक्रोम की बात करें तो ये निक्रोम आपका क्या है, तो ये विद्युत तापक हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी जो भी आप विद्युत तापक बनाएं, चाहे आप विद्युत इस्त्री बनाएं, चाहे आप हीटर बनाएं, ठीक है, जो भी आपके तापक की चीज है उसमें निक्रोम का तार का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से 4 क्वेश्चन को देखें तो विद्युत चुंबक की बात किया गया है। तो विद्युत जो चुंबक होगा ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे से मिला लिए होंगे, नहीं तो आप चलिए फटाफट से देख लीजिए एक नजर, और आपको इस तरीके से मिला लेना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा गया है कि सामान्यतः विद्युत तापन युक्तियों में निक्रोम तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शंस में क्या है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए निक्रोम तार तो विद्युत का सुचालक होता ही है, लेकिन इसका उपयोग करने का ये मूल वजह नहीं है। किसी निश्चित परिमाण की विद्युत धारा के लिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी निश्चित परिमाण की विद्युत धारा है तो यहाँ पे क्या करेगा, हीट जनरेट ज्यादा होता है, और हीट जनरेट ज्यादा होने की वजह से ये ऊष्मा क्या करेगा, अधिक मात्रा में उत्पन्न करेगा। ये तांबे की अपेक्षा सस्ता होता है, ये तो कोई कारण अच्छा नहीं है। विद्युत का एक कुचालक होता है, जब विद्युत का सुचालक है ही तो एक कुचालक होगा कैसे, तो दोनों में से तो एक गलत होना ही है। तो इस तरीके से अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपका आएगा वो ऑप्शन 2 आएगा कि किसी निश्चित परिमाण की विद्युत धारा के लिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा गया है कि विद्युत तापन युक्तियों में, अब विद्युत तापन युक्तियों में कौन कौन सा आ गया, विद्युत हीटर आ गया, विद्युत कक्ष तापक जिसको आप रूम हीटर कहते हैं, ठीक है, तो ये आपके आ गए। तो विद्युत तापन युक्तियों में उन युक्तियों को प्रायः पारंपरिक तापन विधियों से, अब पारंपरिक तापन क्या है, तो पारंपरिक तापन कहने का मतलब जो हमारे परंपराओं में चली आ रही है, जिससे हम लोग हीट लेते रहे हैं, वो आपका लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, कोयला हो गया, और भी आप आसपास जो चीज होते हैं उनको आप जलाते हैं। तो क्या वो विधियां और विद्युत तापन की जो युक्तियां हैं उनमें सुविधाजनक अधिक कौन है, क्या वो विद्युत तापन युक्तियां हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस कथन के समर्थन हेतु कारण बताइए। यानी समाज में जो पड़ने वाले प्रभाव है इसको ध्यान में रखते हुए इस कथन के समर्थन हेतु कारण बताइए। तो चलिए इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे कि इन युक्तियों से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के समर्थन में प्रमुख कारण निम्न है, जिसमें फर्स्ट हमने लिखा है कि विद्युत तापन के उपयोग से धुआं, राख तथा वातावरण को प्रदूषित नहीं किया जा सकता है।
ये जल्द ही गर्म हो जाता है, यानी पारंपरिक जो लकड़ी है उसको जलाने में बहुत सारा लकड़ी जलाना पड़ता है, लेकिन इसे थोड़े से में ही क्या कर ले सकते हैं, बहुत जल्द ही ये गर्म हो जाता है और उससे ऊष्मा ले सकते हैं। साथ ही जिससे समय के साथ क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का बचत हो जाता है। अगला है, घरों में या छोटे या संकुचित जगहों में इसे आसानी से उपयोग किया जा सकता है। जो विद्युतापन युक्तियां हैं जो अभी वर्तमान की हैं, जैसे विद्युत हीटर हो गया, विद्युत कक्ष तापक हो गया, ये आप छोटे जगहों पर भी इसे क्या करेंगे, उपयोग कर सकते हैं। इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, यानी विद्युत तापन युक्तियां हैं, इसमें आप अपने अनुसार टेम्परेचर को रख सकते हैं कितना आपको चाहिए। लेकिन यही अगर लकड़ी और चारकोल की बात करें तो ये आप अपने अनुसार इसे नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि ये आपको नियंत्रित करने की इसमें सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से अतः इस प्रकार विद्युत तापन युक्तियां पारंपरिक तापन विधियों की तुलना में समाज के लिए अधिक उपयोगी, सुविधाजनक साबित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें आपको चित्र दिया गया 4.4 का अवलोकन करना है। यदि इसमें कुंडली के समीप रखे दिक्सूचक की सुई में विक्षेपण होता है तो ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ये आपके क्वेश्चन है। तो नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है पहले आप देख लीजिए कि कौन सा ये आपका 4.4 के क में दिया गया है। तो देखिए 4.4 के क में आपको इस तरीके से फिगर दिया गया है, जिसमें ये आपका धन ध्रुव है और ये आपका ऋण ध्रुव है, और ये आपका सेल है, बैटरी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका तार लपटा हुआ है। क्या है? तो ये आपका तार लपेटा हुआ है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका लोहे का किल है। ठीक है, तो ये चीजों को आप समझिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत धारा का पथ दर्शाने हेतु आरेख पर चित्र का चिन्ह लगाइए। जो आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है इस पे विद्युत पथ दर्शाने के लिए आपको एरो का चिन्ह लगाना है, तीर का चिन्ह लगाना है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे या पढ़े हैं कि जब भी विद्युत धारा में करंट फ्लो करता है, यानी विद्युत फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, तो वो धनात्मक सिरे से जाता है। धनात्मक सिरा जिसको आप प्लस से डिनोट करते हैं, तो यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगा और उसके बाद एक कुंडली में जाएगा, कुंडली के बाद पुनः यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से फ्लो करते रहता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर यह आपका क्या करता है, गमन करता है। और इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। देखिए ये एरो का चिन्ह दिखा रहा है कि यहाँ से करंट निकल करके इस कुंडली में जा रहा है, और कुंडली में जो भी वायर है इससे होकर के फिर यहाँ पे ऋणात्मक ध्रुव की ओर आ रहा है। तो आप ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखिए, यहीं पे कहा गया है कि स्पष्ट कीजिए कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक्सूचक सुई क्यों घूमती है। तो देखिए दिक्सूचक सुई घूमने का मूल कारण क्या है? तो ये जो दिक्सूचक सुई है वो स्वयं किसका बना होता है? मैग्नेट का, यानी चुंबक का बना होता है। और जैसे ही ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक आता है ये विक्षेपित होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम ध्रुव इसमें होता नहीं है, अपोजिट ध्रुव होता है। अगर एक का उत्तरी ध्रुव है तो दूसरे का दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये नहीं, एक का जब उत्तरी ध्रुव होगा तो दूसरे का जब उत्तरी ध्रुव रहेगा तो ये विक्षेपित होना रहेगा। लेकिन अगर ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा तो दोनों आपस में सट जाएगा या अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दिक्सूचक की सुई स्वयं ही एक छोटा चुंबक होता है, इसलिए कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उसकी सुई भी घूमने लगती है। तो ये आपका सेकंड का क्वेश्चन हो गया। अब इसी में थर्ड देखिए दे रखा है कि यदि आप बैटरी के सिरों को उलट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बना देते हैं, और अगर ये प्लस है तो इसको माइनस बना देते हैं। तो इससे पूर्वानुमान लगाइए कि विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो विक्षेप पर बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था करंट, अब इस डायरेक्शन में करने लगा, इधर से करने लगेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि यदि बैटरी के सिरों को
उल्टा कर दिया जाए तो कुंडली में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा बदल जाएगी, कुंडली के ध्रुव बदल जाएंगे और दिक् सूचक की सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि अध्याय के आरंभ में उल्लिखित कहानी में सुमना अपने उत्थापक विद्युत चुंबक प्रदर्श के स्विच को ऑफ करना भूल जाती है। कुछ समय पश्चात लोहे के कील लोहे से बनी कागज की लीफों को नहीं उठा पाती है, परंतु लोहे के कील के चारों ओर लपेटा गया तार अभी भी गर्म है। उत्थापक विद्युत चुंबक के क्लिपों को उठाना क्यों बंद कर दिया? संभावित कारण बताइए। तो देखिए, इसको आप समझिए पहले। ठीक है, ऐसे तो आंसर हर कोई लिख लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कुंडली है। क्या है? आपके पास एक कुंडली है और ये एक कोई बैटरी से ऐड है। एक बैटरी से क्या है? ये ऐड है। जैसे ये पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया, तो इससे जब इसे हम करंट देते हैं तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के अगर नजदीक हम दिक् सूचक को ले जाएंगे तो ये क्या होगा? विक्षेपित होगा। लेकिन लंबे समय तक यूज करने के बाद इस बैटरी के अंदर जो भी रासायनिक द्रव था या रासायनिक पावर था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त होना शुरू हो जाता है। और जब समाप्त होगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक क्षेत्र बन रहा था यानी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था वो उतना बनेगा नहीं, यानी न के बराबर बनेगा। तो ये क्या करेगा? ये इस सुई को विक्षेपित करना बंद कर देगा, या यहाँ पे अगर कोई लोहे की क्लिप रखा है उसको ये अपने तरफ खींचना बंद कर देगा। ठीक है, क्यों बंद कर देगा? क्योंकि इसके अंदर अब उतना पावर रहा नहीं। लेकिन यह अभी भी इसका तार गर्म इसलिए होगा क्योंकि अभी भी इससे कुछ न कुछ धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उतना धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है कि जितना एक क्लिप को उठा सके। आ रहा बात समझ में? ये क्लिप को उठा सके, इसलिए क्या होगा? ये जो कुंडली रहेगा वो क्या होगा? गर्म ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आंसर आपको ऐसे लिखना है कि संभावना यह है कि लंबे समय तक धारा प्रवाहित होने के कारण उत्थापक विद्युत चुंबक के बैटरी कमजोर अर्थात उसके अंदर का रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो गई हो, जिसके कारण उत्थापक को पर्याप्त विद्युत धारा नहीं मिल पा रही हो, जिससे उत्थापक विद्युत चुंबक का चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए वह लोहे से बनी कागज की क्लिपों को नहीं उठा पा रहा है। और इसका सेकंड रीजन क्या है? कि ये गर्म है। तो गर्म होने का पीछे रीजन हमने लिखा है कि तार का अभी भी गर्म होना यह दर्शाता है कि थोड़ी बहुत धारा अभी भी उसमें प्रवाहित हो रही है, क्योंकि सुमना से स्विच ऑफ करना भूल गई थी। यानी सुमना ने यहाँ पे लिख देना है, सुमना ने, यहाँ पे थोड़ा सा सुमना से नहीं सुमना ने कर देंगे। यहाँ पे सुमना ने स्विच ऑफ करना भूल जाती है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें आपको चित्र दे रखा है क और ख, जिसमें कहा गया है कि किस चित्र में विद्युत स्विच बंद कहने का मतलब यहाँ पे ऑन की बात की गई है। बंद करने का मतलब ऐसे, ये आपका विद्युत स्विच होता है और जब आप इसे सटा देंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो स्विच बंद होने पर एलईडी दीप्त होगी। तो पहले इस फिगर को आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक कंटेनर दे रखा है और इसके अंदर 2 कील को डाल रखा है। एक कील आपका लोहे का है और दूसरा तांबे की पत्ती है। इसी तरीके से इसमें भी है, यहाँ पे ख में कि आपको एक बीकर है और बीकर में 2 कील है, एक लोहे का कील है और एक तांबे की पत्ती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसके अंदर नींबू का रस है, लेकिन इसके अंदर शुद्ध जल है। और शुद्ध जल होने की वजह से क्या होता है? इसके अंदर किसी भी प्रकार का आयन नहीं होता है। और जब ये आयन विहीन शुद्ध जल होता है तो इसे हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? और उदासीन विलयन वो होता है जो अपने अंदर से विद्युत को पार करने ना दे या विद्युत धारा को प्रवाहित होने ना दे। तो जब इसमें हम एलईडी बल्ब को लगाएंगे तो बल्ब तो जलेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो नींबू का रस अम्लीय हो जाता है और अम्लीय होने की वजह से आयनों का क्या करता है? संचालन करना शुरू कर देता है। और जैसे ही आयनों का संचालन शुरू कर देता है तो इसके अंदर जब हम प्लग को ऑफ करेंगे यानी स्विच को ऑन करेंगे तो इस कंडीशन में इसके अंदर एलईडी जो बल्ब है वो जलना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसको आंसर आप ऐसे लिख लेंगे
कि चित्र क में नींबू का रस जो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा तथा आयनों को सुचारू रूप से चालन करेगा, यदि इसमें स्विच को ऑन किया जाए तो एलईडी दीप्त होगा। लेकिन ख की बात करें तो एलईडी दीप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें शुद्ध जल है और जो उदासीन होता है, और उदासीन विलयन में आयनों की अनुपस्थिति होती है, आयनों की उपस्थिति नहीं होती है या अनुपस्थिति होती है, और इस वजह से विद्युत का चालन नहीं करेगा। और जब विद्युत का चालन करेगा ही नहीं तो एलईडी तो चलेगा ही नहीं। समझ गए होंगे। अब आते 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेहा ठीक वैसे ही कुंडली लेती है जैसे क्रियाकलाप 4.4 में दर्शाया गया है। अब आइए सबसे पहले 4.4 के अगर क्रियाकलाप की बात करें तो आपने जिस तरीके से यहाँ पे देखा था, आपको थोड़ा सा दिखा दें। जो आपने ये 4.4 का क्रियाकलाप ये देखा है, जस्ट ऐसा ही क्रियाकलाप है, इसके ही बारे में बात की जा रही है। किंतु वह इसके भीतर लोहे की कील को बाहर निकाल देती है। यानी जो उस कुंडली में लगा हुआ था, ये कुंडली में जो ऐसे करके लगा हुआ था ना एक कुंडली में लोहे का, ये लोहे की कील को क्या कर देती है, निकाल देती है, और इसके अंदर कागज या किसी और चीज को डाल देती है, जिससे केवल तार से बनी कुंडली ही रह जाती है। यानी इसके अंदर कोई अन्य पदार्थ नहीं है, ये केवल तार की बनी कुंडली रह जाती है। क्या कुंडली अभी भी दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करेगी? यदि हाँ, तो क्या विक्षेपण की तुलना में अधिक अथवा कम है? यदि हाँ, तो क्या विक्षेपण पहले की तुलना में अधिक अथवा कम है? आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए हमने लिखा है कि हाँ, कुंडली अभी भी दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करेगी, क्योंकि केवल तार से बनी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन लोहे की कील निकाल देने पर कुंडली का चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है, जिससे दिक्सूचक सुई का विक्षेपण पहले की तुलना में कम होगा। यानी पहले की तुलना में अब कम होगा, पहले अगर ज्यादा हो रहा था तो अब कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे जो लोहे का कील लगा है, एक तरीके से वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोड या कह सकते हैं वो आपका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, आखिरी क्वेश्चन 11 नंबर, जो आपके चित्र 4.13 में दिया गया है। एक क में की बात करें तो क जो आपका है ये आपका लोहा है, तांबा है ख में, ग में एल्युमिनियम है और निक्रोम है। इसमें आपको चारों दी गई है, और इससे बनी आपको एक क्या दी गई है, परिपथ दी गई है। इसे क्या कहेंगे, परिपथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी है, ये आपका प्रतिरोध है, यहाँ पे प्लग है, कुंजी है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसका एक परिपथ नाम देंगे, और इस चारों परिपथ में आपको कंपेयर करके बताना है। क्या बताना है कि जब कुंडलियों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इन चारों कुंडलियों से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपको ये बताना है कि कुंडलियों के समीप रखी दिक्सूचक सुइयां विक्षेपित दर्शाएंगे। यानी किसके साथ, चारों में से किसके साथ जो दिक्सूचक की सुई है वो विक्षेपित होगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में दे रखा है केवल एक परिपथ में, क में केवल परिपथ ख और ख में केवल परिपथ क ख और ग में, या सभी चारों में। तो देखिए यहाँ पे जो चारों परिपथ है, निक्रोम, तांबा, लोहा और एल्युमिनियम, इन सभी में क्या होगा, तो आपका विद्युत जो धारा है वो प्रवाहित करने पर दिक्सूचक की सुई को विक्षेपित करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर कारण समझना चाहते हैं तो कारण में आप लिखेंगे कि जब किसी भी चालक की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु इन सभी कुंडलियों में लोहा सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसलिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और निक्रोम के सभी कुंडलियों के पास रखे दिक्सूचक सुइयां विक्षेपित दर्शाएगी। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोग को और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।